ये कहानी शुरू होती है सिल्वर ड्रैगन डंजन की गहराइयों में, जहां सन्नाटा और अंधेरा राज करते हैं। कालकोरी के भारी दरवाजों के बाहर दो ताकतवर गार्ड पहरा दे रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई ऊंची एड़ियों के चलने की आवाज गूंजती है। सिल्वर ड्रैगन की रानी रोसवेज वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान थी। वो गार्ड्स को आदेश देती है, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। गार्ड सिर झुकाकर तुरंत वहां से चले जाते हैं। अंदर जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था महान ड्रैगन स्लेयर हीरो लियोन कॉस्मोड। उसका शरीर जख्मों से भरा था और खून से लथपथ था। रोसवाइल्ड उसके पास जाकर उपहास उड़ाते हुए कहती है, महान ड्रैगन स्लेयर हीरो, कैसा लग रहा है हमारे ड्रैगन कबीले का कैदी बनकर? लियोन के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। रोसवाइल्ड उसके जख्मों को कुरेदते हुए कहती है, अगर तुम्हें किसी विलेन ने फंसाया न होता तो तुम आज इस हालत में नहीं होते। क्यों न तुम हमारे सिल्वर ड्रैगन कबीले में शामिल हो जाओ। लियोन बस इतना कहता है, जल्दी करो, जो करना है जल्दी खत्म करो। लियोन की ये जिद्दी हरकत रोसवाइल्ड को गुस्सा दिला देती है। वो अपना पैर उसके सीने पर रखती है और उसे दीवार से दबा देती है। वो चिल्लाती है, लियोन कॉसोड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वही हीरो हो जिसे लोग पूछते थे? तुम यहां मरने वाले हो, तुम एक हारे हुए इंसान हो। गुस्से में आकर वो अपनी ड्रैगन पूंछ लियोन के गले के चारों ओर लपेट लेती है और उसका दम घोंटने लगती है। वो उसे अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक रोसवाइल्ड का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इतनी गर्मी क्यों? मेरे शरीर को क्या हो रहा है? वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। कालकोरी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। 1 घंटा बीत जाता है। जब रोसवाइल्ड को होश आता है तो वो खुद को फर्श पर पाती है। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और वो पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 1 घंटे में उसके साथ क्या हुआ। वो कांपती आवाज में लियोन से पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? लियोन, जो अब भी वही बैठा था, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। वो कहता है, ब्लड कर्स। ये एक प्रतिबंधित तकनीक है जिसे जीवन में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तुमने मेरा खून चखा तो हमारे बीच एक सोल कनेक्शन, आत्मा का जुड़ाव बन गया। रोसवाइल्ड की रूह कांप जाती है। लियोन आगे समझाता है, जब मैं मरूंगा तो ये शाप तुम्हें अंतहीन दर्द देगा, और जो अभी हुआ वो इस शाप का एक अनचाहा साइड इफेक्ट था। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें इस हद तक बेबस कर देगा। लियोन हंसते हुए कहता है, महारानी, आप कहती थी कि मेरा कोई वारिस नहीं होगा, अब आपका भी कोई वारिस नहीं होगा। सिल्वर ड्रैगन क्वीन अब न तो नया साथी ढूंढ पाएगी और न ही कभी संतान पैदा कर पाएगी। आप पूरी जिंदगी उस दर्द में जिएंगी जो मेरी आत्मा आपको देगी। रोसवाइल्ड गुस्से और अपमान से पागल हो जाती है। वो चिल्लाती है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लियोन शांत रहता है। वो जानता है कि वो जीत चुका है। मरते हुए भी लियोन की आंखों में सुकून था। वो कहता है, महारानी, आपको खुद हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मरने वाला हूं। लेकिन आप पूरी उम्र मेरी नफरत और इस दर्द के साथ जिएंगी। एक इंसान का ड्रैगन क्वीन से यही बदला है। कालकोठरी में रोसवाइल्ड की चीखें गूंजती रह जाती है, जबकि लियोन अपनी आखिरी सांसें एक विजेता की तरह ले रहा था। ये एक हीरो का सबसे भयानक और गहरा बदला था। लियोन कॉसोम, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी वीरता और खौफ दोनों ही अमिट स्याही से लिखे थे। उसे दुनिया का सबसे महान ड्रैगन स्लेयर माना जाता था, लेकिन आज वो एक ऐसी स्थिति में था जिसे उसने अपने सपनों में भी नहीं देखा था। कहानी की शुरुआत लियोन के बचपन से होती है। महज 5 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लियोन ने अपने पड़ोसी के एक खूंखार कुत्ते को अपने नन्हे हाथों से मार गिराया था। उसकी इस असाधारण शक्ति को देखकर वहां से गुजर रहे एक महान ड्रैगन स्लेयर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। 10 साल की उम्र में उसने इंपीरियल ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में कदम रखा और सिर्फ 4 साल बाद इतिहास का सबसे युवा और सबसे काबिल ग्रेजुएट बनकर निकला। वो मानता की आखिरी उम्मीद था, लेकिन अब दृश्य बदल चुका था। लियोन की आंखें खुली। वो एक आलीशान कमरे में रेशमी तकियों के बीच लेटा हुआ था। कमरे की सजावट और वहां की चमक-दमक किसी राजमहल से कम नहीं थी। उसकी सांसें तेज थी, मानो वो किसी भयानक युद्ध से अभी अभी लौटा हो।
मैं कहाँ हूं? उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था। तभी कमरे के दरवाजे के पीछे से एक नन्ही सी आहट सुनाई दी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखें नीली और बाल काले सफेद थे, दरवाजे से झांक रही थी। हे, तुम कौन हो? उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जिसने लियोन के कठोर योद्धा व्यक्तित्व को भी एक पल के लिए पिघला दिया। लियोन उसे देखता ही रह गया। छोटी परी है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि शायद युद्ध में उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो स्वर्ग पहुंच गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मानवता की रक्षा में लगा दी थी, जो स्वाभाविक था। मुस्कुराकर उसने उस नन्ही परी से उसका नाम पूछा। मुएन, बच्ची ने चहकते हुए जवाब दिया। लियोन खिलखिलाकर हंसा। मुएन, कितना सुंदर नाम है, लेकिन इस परी के बाल इतने अजीब क्यों हैं, काले और सफेद? मुएन ने मासूमियत से बताया कि उसकी मां कहती है इसका मतलब चांद होता है। बातों बातों में लियोन ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम लियोन है, लियोन कॉसोम। बच्ची की आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, लियोन मतलब शेर। लियोन हैरान रह गया। तुम्हें यह किसने बताया? बच्ची ने बड़े ही सरल भाव से कहा, मेरी मां ने। लियोन के माथे पर पसीना आने लगा। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, मुएन, तुम्हारी मां कौन है? बच्ची ने बड़े विश्वास से जवाब दिया, रोसवी से। ये नाम सुनते ही लियोन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। रोसवी से, सिल्वर ड्रैगन क्वीन, वो ड्रैगन जिसे मारना लियोन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। वो कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि उस दुश्मन की बेटी थी जिसे वो खत्म करना चाहता था। लेकिन सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। मुएन ने लियोन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, ममा, पापा यहां है। पापा। लियोन के होश उड़ गए। दुनिया का सबसे महान ड्रैगन स्लेयर, एक ड्रैगन का पिता, यह नामुमकिन था। तभी कमरे में रोसवी से ने प्रवेश किया। चांदी जैसे बाल, डरावनी लेकिन खूबसूरत आंखें और एक लंबी ड्रैगन की पूंछ। उसकी उपस्थिति मात्र से कमरे का तापमान बदल गया। उसने लियोन की आंखों में आंखें डालकर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, लियोन, आखिर तुम यहां हो ही गए। मुएन खुशी से उछल रही थी। ममा हर रोज आपसे मिलने की बात करती थी। वो आपको देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन लियोन जानता था कि यह कोई खुशी की बात नहीं थी। उसने गुस्से और हैरानी में रोसवी से पूछा, क्या मुएन वाकई मेरी बेटी है? तुमने उसे क्यों जन्म दिया और तुमने मुझे क्यों बचाया? रोसवी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी पूंछ से लियोन का शरीर जकड़ लिया और उसे झटके से बिस्तर पर गिरा दिया। लियोन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर महसूस कर रहा था। रोसवी से उसके ऊपर झुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? रोसवी ने फुसफुसाते हुए कहा, इंसानों के लिए बदला लेना मतलब जान लेना होता है, लेकिन हम ड्रैगन के लिए बदला लेना एक अलग ही कला है। ये जुनून है, ये पागलपन है। उसने अपना हाथ लियोन के सीने पर रखा। उसके हाथ से एक जादुई रोशनी निकलने लगी। मैं तुम्हारे शरीर पर अपना ड्रैगन पार्टनर उकेरने जा रही हूं। यह तुम्हारा चिन्ह होगा। जब तुम्हारे साथी इंसान तुम्हारे शरीर पर यह टैटू देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? क्या वो तुम्हें एक महान नायक मानेंगे या एक गद्दार जिसने ड्रैगन कबीले के सामने घुटने टेक दिए? लियोन दर्द से करा उठा। उसके सीने पर वो जादुई निशान बन रहा था। रोसवी से उसे अपना कर दी और अपना पार्टनर बनाना चाहती थी। एक ऐसा अपमान जो मौत से भी बदतर था। रोसवी ने लियोन के चेहरे को सहलाते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम पूरी जिंदगी इस शर्म के साथ जियो। तुम मेरे कर दी हो और तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा पाओगे। आज से तुम मानवता के रक्षक नहीं, बल्कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन के गुलाम हो। लियोन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वो असहाय था। इतिहास के सबसे महान ड्रैगन स्लेयर की नियति अब एक ड्रैगन के हाथों में थी। खेल अब शुरू हुआ था और यह बदला मौत से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। सिल्वर ड्रैगन कैसल की दास्ता। सिल्वर ड्रैगन कैसल, एक ऐसा आलीशान महल जिसकी ऊंचाइयां बादलों को छूती थी। आज यहां की हवाओं में एक अलग ही हलचल थी। महल की नौकरानियां टोकरियां लिए गलियारों से गुजर रही थी और दबी जुबान में फुसफुसा रही थी। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज महारानी का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी ने राज खोलते हुए जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, उनके पति जो वापस आ गए हैं। लेकिन महल के एक कोने में, जिसे पति कहा जा रहा था, वो लियोन गुस्से से उबल रहा था। लियोन, मशहूर ड्रैगन स्लेयर, जिसकी आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि उसकी रात करवटें बदलते गुजरी थी। उसने खिड़की से बाहर उन नौकरानियों को देखा और मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, धत तेरे की।
उस ड्रैगन औरत ने सबको बता दिया कि मैं उसका पति हूं। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि वो मदर ड्रैगन कितनी खौफनाक है। लियोन के दिमाग में कल की यादें ताजा थी। रोसवाइल ने उसे पूरे दिन और रात चैन की सांस नहीं लेने दी थी। उसने मुक्का भींचते हुए खुद से वादा किया, मैं लियोन यहां कभी नहीं रुकूंगा। मैं उसका खिलौना बनकर नहीं रह सकता। महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए लियोन ने देखा कि साइड दरवाजे पर 4 ताकतवर ड्रैगन पहरा दे रहे थे। वहां से निकलना नामुमकिन था। वो दीवार के सहारे छिपकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अजीब बात है, आज सिल्वर ड्रैगन कैसल में इतने कम गार्ड्स क्यों हैं? 2 साल पहले जब मैं यहां आया था तब तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आज सब इतना शांत और अजीब क्यों है? तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे एक छेद पर पड़ी। वो चौंक गया, यहां ये छेद कैसा? कहीं ये कोई जाल तो नहीं? लेकिन लियोन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ा और खुद को हिम्मत दी, भाड़ में जाए, मुझे यहां से निकलना ही होगा। चाहे जाल हो या मौत, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसने उस तंग छेद से रेंगना शुरू किया और मन ही मन विदा ली, अलविदा उस बदतमीज मदर ड्रैगन को। और छोटी मोएंग, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपनी मां के पास ही रहना होगा। लियोन को लग रहा था कि वो बहुत चालाकी से भाग रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। महल की बालकनी पर आराम फरमा रही रोसवाइल्ड अपनी बेटी मोएंग के साथ ये सारा नजारा देख रही थी। मोएंग ने मासूमियत से अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मम्मी देखो, पापा तो कुत्तों की तरह छेद खोद कर भाग रहे हैं। कितने कूल लग रहे हैं ना? रोसवाइल्ड ने हाथ में वाइन का गिलास लिए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो काफी शानदार है। मोएंग ने फिर पूछा, मम्मी आप उन्हें वापस पकड़ने कब जाओगी? रोसवाइल्ड ने अपनी बेटी को टोकते हुए कहा, मोएंग, अपने पापा के लिए पकड़ना शब्द इस्तेमाल करना बदतमीजी है। मोएंग ने मासूमियत से पूछा, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? रोसवाइल्ड की आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आई और उसने धीरे से कहा, उन्हें वापस शिकार करके लाना। उधर काफी समय बीत चुका था। लियोन जंगलों और झाड़ियों के बीच पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो पसीने से तरबतर था। उसने हांफते हुए सोचा, इन पहाड़ों को पार करते ही इंसानी इलाका शुरू हो जाएगा। इतनी दूर आने के बाद अब वो ड्रैगन मुझे नहीं पकड़ पाएगी, है ना? तभी अचानक आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। लियोन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऊपर देखा, सफेद चमचमाते पंखों वाला एक विशाल ड्रैगन सीधे उसकी तरफ आ रहा था। वो रोसवाइल्ड थी। उसने अपनी भारी आवाज में मजाक उड़ाया, तुम काफी अच्छा दौड़ लेते हो लियोन। लियोन चिल्लाया, लानत है, क्या तुम्हें मुझे ऐसे परेशान करने में मजा आता है? रोसवाइल्ड ने जमीन पर उतरते हुए अपना विशाल रूप दिखाया और कहा, मैं वाकई बहुत संतुष्ट हूं। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत आसानी से हो गया? तुम्हें क्या लगा, गार्ड्स को किसने हटाया और तुम्हारे भागने के लिए वो छेद किसने छोड़ा? लियोन का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वो वाकई एक जाल था। मुझे पता था, बस ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी पहुंच जाओगी। विशाल ड्रैगन ने अपना मुंह लियोन के करीब लाया और फुसफुसाते हुए कहा, अब वापस इंसानी इलाके में जाना चाहते हो? तुम्हारे सीने पर मेरा ड्रैगन मार्क निशान है। क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग तुम्हें अभी एक ड्रैगन स्लेयर के रूप में स्वीकार करेंगे? लियोन ने अपनी गर्दन नीची की और दृढ़ता से बोला, तो मैं एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। वो तुम्हारी प्रताड़ना सहने से तो बेहतर ही होगा। रोसवाइल्ड को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम मेरी दया की कद्र करना नहीं जानते। अगले ही पल उसने लियोन को अपने पंजों में जकड़ लिया। लियोन छटटाने लगा, छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? तुम जंगली ड्रैगन। रोसवाइल्ड ने पंख फड़फड़ाए और बादलों के पार उड़ चली। उसने कहा, चूंकि तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूं। 3 घंटे बाद साम्राज्य की सीमा के पास रात के सन्नाटे में एक साया आसमान से नीचे गिरा। वाह! लियोन जमीन पर धड़ाम से गिरा। दर्द हो रहा है। उसने अपना सिर सहलाया और जैसे ही आंखें खोली वो दंग रह गया। सामने पहाड़ियों के नीचे एक इंसानी शहर की रोशनियां फैल रही थी। क्या ये इंसानों का शहर है? उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। तभी उसके पीछे से एक जाने पहचानी आवाज आई। सही पहचाना, यही इंसानी साम्राज्य है। रोसवाइल्ड अब अपने इंसानी रूप में उसके पीछे खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक लग रही थी। उसने लियोन के कान के पास आकर कहा, लियोन, तुम वापस नहीं जा सकते, भले ही वो शहर तुम्हारी नजरों के सामने हो।
लियोन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सीने पर बना ड्रैगन मार्क बैंगनी रोशनी से चमकने लगा। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी जलन और तड़प महसूस होने लगी। रोसवाइल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं बताना भूल गई। जब ड्रैगन मार्क वाले दो लोगों में से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो ये निशान एक रिएक्शन पैदा करता है। लियोन का शरीर गर्मी से तपने लगा। रोसवाइल्ड उसके और करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें अब पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही होगी, खुजली हो रही होगी और तुम इस चाहत को रोक नहीं पा रहे हो, है ना? क्या तुम यही शुरू करना चाहते हो? लियोन ने दांत पीसते हुए उसे पीछे धकेला। रोसवाइल्ड ने हंसते हुए कहा, हाँ, जानते हो मैं तुम्हें यहां क्यों लाई हूं? मैं चाहती हूं कि तुम अपने घर के इतने करीब होकर भी उस शर्मिंदगी को महसूस करो जो मैं तुम्हें देने वाली हूं। लियोन ने अपने सीने को कसकर पकड़ा। वो दर्द और बेइज्जती से टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सही मौके का इंतजार करूंगा और जब वो मौका आएगा तो मैं तुम्हें उस हर अपमान का दोगुना बदला चुकाऊंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। रोसवाइल्ड एक पल के लिए शांत हो गई। उसने लियोन के चेहरे को गौर से देखा, जहां दर्द और नफरत का मिलाजुला भाव था। फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसने लियोन की कमीज को पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। रात की उस खामोशी में इंसानी शहर की दहलीज पर एक ड्रैगन रानी और एक टूटे हुए शिकारी के बीच एक नया और खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। साम्राज्य की सीमा से सटे शहर के बाहरी इलाके में रात पूरी तरह ठहरी हुई थी। चांद अपनी पूर्णिमा की चमक से आकाश को नहला रहा था और एक विशाल जादुई वृक्ष से निकलती रोशनी पूरे क्षेत्र को रहस्यमयी आभा में लपेटे हुए थी। उसी प्रकाश के नीचे सिल्वर ड्रैगन रोसवाइल्ड अपने मानवीय रूप में खड़ी थी। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान थी। उसके सामने जमीन पर लियोन पड़ा था, एक अनुभवी ड्रैगन स्लेयर जो अत्यधिक थकान और घावों से जूझ रहा था। रोसवाइल्ड उसके हालिया संघर्ष से प्रसन्न थी और उसे अपने साथ हर महीने उसके ग्रीनगर ले जाने का विचार उसके मन में सहज ही आया। लियोन आधा बेहोश और पसीने से भीगा हुआ भीतर ही भीतर झुंझलाहट से भरा था। उसे लग रहा था कि ये ड्रैगन उसकी सीमाओं की परवाह किए बिना उसे लगातार परखती रहती है। रोसवाइल्ड उसकी खामोशी को भली भांति समझ रही थी। उसके लिए यह रिश्ता किसी बंधन से अधिक एक विचित्र संतुलन था, जहां शक्ति और निर्भरता साथ साथ चलती थी। उसे यह भी याद था कि उनका एक साझा अतीत और एक साझा उत्तरदायित्व था। उनकी संतान जो ड्रैगन कैसल में उनका इंतजार कर रही थी। जब आगे बढ़ने की बारी आई तो लियोन ने अपने स्वाभिमान को थामे रखा। एक ड्रैगन स्लेयर होने के नाते वो स्वयं चलना चाहता था, किसी की दया पर निर्भर नहीं होना चाहता था। परंतु वास्तविकता कठोर थी। रोसवाइल्ड जानती थी कि जहां उसकी उड़ान कुछ घंटों की दूरी तय कर सकती है, वही एक इंसान के लिए वही सफर कई दिनों का था। फिर भी लियोन की जिद ने उसे पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। घना जंगल, ठंडी हवा और लंबी दूरी, इन सब ने मिलकर लियोन की हालत बिगाड़ दी। उसकी सांसें भारी होने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, जबकि रोसवाइल्ड बिना किसी थकान के उसके पीछे पीछे चलती रही। उसकी चुप्पी में भी व्यंग्य छिपा था, मानो वो पहले से जानती हो कि ये जिद कितनी देर टिकेगी। इसी दौरान अंधेरे को चीरती घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। ड्रैगन स्लेयर आर्मी की एक टुकड़ी पास से गुजर रही थी। एक पल के लिए लियोन को उम्मीद जगी, मदद की, मुक्ति की। लेकिन जैसे ही उसने रोसवाइल्ड की आंखों में उभरती क्रूर चमक देखी, वो सच्चाई समझ गया। उसकी एक आवाज कई निर्दोषों की जान ले सकती थी। स्थिति को संभालने के लिए उसने तत्काल एक अभिनय रचा। रोसवाइल्ड को अपने करीब खींच लिया, मानो वे दोनों सिर्फ एक साधारण जोड़ा हों। सैनिक भ्रमित नहीं हुए, बल्कि हंसते हुए आगे बढ़ गए। खतरा टल चुका था, पर खतरे के टलते ही तनाव फूट पड़ा। रोसवाइल्ड के भीतर जमा असंतोष बाहर आ गया। उसने लियोन को उसकी सीमाएं याद दिलाई, ये कि साझा अतीत और संतान होने के बावजूद उनके बीच कोई औपचारिक बंधन नहीं था। लियोन ने भी अपने अहंकार से पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच की दूरी शब्दों से अधिक गहरी थी। आगे बढ़ते ही लियोन का शरीर जवाब देने लगा। एक पुराना घाव फिर से खुल गया, खून बहने लगा और अत्यधिक थकान ने उसकी चेतना छीन ली। वो जमीन पर गिर पड़ा। रोसवाइल्ड ने मुड़कर देखा और पहली बार उसकी आवाज में हैरानी और चिंता घुली हुई थी। वो जानती थी कि इंसान नाजुक होते हैं, पर यह नाजुकता अब उसके लिए
सिर्फ कमजोरी नहीं रही थी, सूरज की पहली किरणें फूटने लगी थी। रोसवाइल ने अपनी जादुई शक्ति को पुकारा। तेज प्रकाश के साथ उसका मानवीय रूप विलीन हुआ और उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हुई, एक विशाल राजसी सिल्वर ड्रैगन। उसने लियोन को सावधानी से अपनी पीठ पर रखा, पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर उड़ चली। सुबह की सुनहरी लालिमा में ड्रैगन कैसल की ओर बढ़ते हुए रोसवाइल जानती थी कि ये नाजुक इंसान अब उसकी दुनिया का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमारा नायक बगीचे में खड़ा था, जहां हल्की धूप पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। उसके मन में ड्रैगन को लेकर कुछ सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने बचपन से यही सुना था कि ड्रैगनोलॉजिस्ट ड्रैगन को एक बेहद क्रूर और निर्दयी प्रजाति मानते हैं, ऐसी प्रजाति जो खून खराबे, हिंसा और युद्ध के बीच ही पलती है। कहा जाता है कि ड्रैगन के लिए दया और करुणा जैसे शब्द सिर्फ कमजोरी के प्रतीक होते हैं। लेकिन जब उसकी नजर अपनी गोद में खेल रही नन्ही मुएंग पर पड़ी तो ये सारी बातें झूठी लगने लगी। मुएंग, एक ड्रैगन की बेटी, उसके हाथों से खेल रही थी। कभी उसकी उंगली पकड़ती, कभी उसकी शर्ट खींचती। उसकी आंखों में मासूमियत थी, न कि क्रूरता। उसके चेहरे पर निश्चल हंसी थी, न कि घृणा। उसमें ड्रैगन की विशेषताएं जरूर थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई हिंसा नहीं थी। सबसे अहम बात यह थी कि वो नायक को पूरी तरह अपना पिता मानती थी। उसके दिल में उसके लिए न कोई डर था, न कोई नफरत। नायक के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने स्नेह से मुएंग के सिर पर हाथ फेरा। उस पल उसे लगा कि शायद दुनिया ड्रैगन को समझने में कहीं न कहीं गलत रही है। वो मुएंग की आंखों में देखता रहा और मन ही मन उसकी मासूमियत पर मुग्ध होता गया। मजाकिया अंदाज में उसने एक हल्की सी बात कह दी, ऐसी बात जो उसे उस समय हंसी में कही गई लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीछे से अचानक एक ठंडी, कड़क और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। उस आवाज में शालीनता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दबाव था जो रूह तक कंपा दे। नायक का शरीर सिहर उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो आवाज किसकी है। जब उसने पलटकर देखा तो सामने सिल्वर ड्रैगन कैसल की रानी रोसवाइल खड़ी थी। उसका व्यक्तित्व वैसा ही था जैसी उसकी प्रतिष्ठा, गरिमामयी, खतरनाक और अड़ेक। उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। नायक के माथे पर पसीना उभर आया। उसने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन रोसवाइल की उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि शब्द गले में अटक गए। माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ने से पहले नायक ने एक चाल चली। उसने मुएंग का ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया और उसे बगीचे में जाकर छुपने के लिए कहा। मुएंग के लिए ये सब एक खेल था। उसके चेहरे पर उत्साह चमक उठा। वो खुशी खुशी भाग पड़ी, लेकिन जाते जाते पीछे मुड़कर ये शिकायत भी कर गई कि गिनती बहुत तेज न की जाए। जैसे ही मुएंग ओझल हुई, नायक का चेहरा गंभीर हो गया। अब सामने सिर्फ वो और रोसवाइल थे। नायक ने अपने भीतर दबे गुस्से को बाहर आने दिया। उसे ये बात खल रही थी कि रोसवाइल मुएंग के साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरतती है। उसके हिसाब से मुएंग अभी एक बच्ची थी, नाजुक, मासूम और भावनाओं से भरी हुई। लेकिन रोसवाइल के लिए ये सब बेकार की बातें थी। रोसवाइल का मानना था कि ड्रैगन हमेशा से सख्त अनुशासन में पले हैं। उनके लिए बचपन कोई कोमल दौर नहीं होता, बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी का समय होता है। भावनाओं की जगह ताकत और दुलार की जगह प्रशिक्षण, यही ड्रैगन परंपरा थी। लेकिन नायक मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए मुएंग सिर्फ एक ड्रैगन नहीं थी, वो एक बच्ची थी जो हंसती थी, खेलती थी और जिसे स्नेह की जरूरत थी। उसने रोसवाइल की इस सोच पर सवाल उठाया। ये बात रोसवाइल को चुभ गई। उसकी पूंछ धीरे से हिलने लगी, जो उसके गुस्से का साफ संकेत था। उसने ठंडे लेकिन कठोर स्वर में ये स्पष्ट कर दिया कि क्यूट जैसे शब्द ड्रैगन के लिए अपमान है। लेकिन नायक पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने उसी शब्द को रोसवाइल के लिए भी इस्तेमाल कर दिया। बस यही वो पल था जब सीमा टूट गई। रोसवाइल ने झपट्टा मारा और नायक का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में क्रोध था और उसकी पकड़ में ताकत। उसने नायक को उसकी औकात याद दिलाई। उसके शब्दों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और चेतावनी। नायक उस पल सच में डर गया, लेकिन अगली ही घड़ी रोसवाइल ने उसे छोड़ दिया। उसने अपना रुख बदला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने कर्तव्यों की बात की। एक रानी होने के नाते उसके पास अनगिनत जिम्मेदारियां थी। बच्चों की देखभाल उसके लिए समय की बर्बादी थी। यही काम अब नायक के हिस्से में था। जाते जाते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शायद अनजाने में ही उसने ये स्वीकार कर लिया था कि मुएंग नायक से जुड़ चुकी है। रोसवाइल के जाते ही बगीचे में सन्नाटा छा गया। नायक अकेला खड़ा रहा और सोचने लगा कि किस तरह एक ड्रैगन रानी और एक ड्रैगन स्लेयर की दुनिया अब एक अजीब मोड़ पर आकर टकरा गई है, जहाँ तलवारों की जगह बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही है। तभी उसे याद आया मुएंग। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसने मुएंग को एक खंभे के पीछे छुपा हुआ देखा, लेकिन कुछ अलग था। उसके चेहरे पर शरारत नहीं थी, बल्कि गंभीरता थी। नायक को ये देखकर अजीब लगा। उसने मजाक में बात की, लेकिन मुएंग की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। नायक घबरा गया। वो कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन मुएंग ने उसे मौका नहीं दिया। वो अचानक भाग पड़ी। नायक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मुएंग सीढ़ियों की ओर चली गई
और देखते ही देखते गायब हो गई। नायक हताश होकर वहीं रुक गया। उसे समझ आ गया कि बच्चों का मन पढ़ना किसी भी युद्ध से ज्यादा मुश्किल है। शायद इसी वजह से रोसवाइल्ड ने ये जिम्मेदारी उसी पर छोड़ी थी। तभी दूर से मोइंग की आवाज आई। उसकी आवाज में रहस्य था और बुलावा भी। नायक के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। वो उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी। मोइंग चाहे कितनी भी मासूम और प्यारी क्यों न लगे, वो आखिरकार एक ड्रैगन की बेटी थी, और ड्रैगन कभी साधारण नहीं होते। 2 बेटियां और एक नया संकल्प। महल के विशाल बगीचे में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी और फव्वारे से गिरते पानी की कलकल पूरे वातावरण को शांति से भर रही थी। ये वही जगह थी जहाँ युद्ध, राजनीति और साजिशों से दूर कुछ पल सुकून के बिताए जा सकते थे। एक बेंच पर लियोन बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद एक सच्ची और निश्चिंत मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसके सामने जमीन पर बैठी उसकी नन्ही बेटी मोइंग रंगीन पेंसिलों से कागज पर कुछ बना रही थी। वो अपनी धुन में हल्का सा गुनगुना रही थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू ही न सकती हो। लियोन उसे चुपचाप देख रहा था। उस छोटे से दृश्य में उसे वो शांति मिल रही थी जिसे उसने अनगिनत लड़ाइयों के बाद भी कभी महसूस नहीं किया था। उसके मन में एक विचार उभरा, बेटी का होना सच में कितनी अनमोल बात है। मोइंग की मौजूदगी उसके दिल के उस हिस्से को भर रही थी जो बरसों से खाली पड़ा था, लेकिन उसी शांति के बीच उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प भी जन्म ले रहा था। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके मन में एक ही विचार था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मोइंग को उस सख्त और निर्दयी ड्रैगन दुनिया से बचा कर रखेगा। वो उसे एक अलग भविष्य देना चाहता था। तभी मोइंग खुशी से उछल पड़ी। उसने अपना बनाया हुआ चित्र ऊपर उठाया और पूरे उत्साह से अपने पिता को दिखाने लगी। लियोन मुस्कुराते हुए आगे झुका और उसकी तारीफ करने ही वाला था कि उसकी नजर उस ड्राइंग पर टिक गई, और उसी पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। चित्र में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, वहाँ 4 आकृतियां बनी थी, 2 बड़े और 2 छोटे बच्चे। लियोन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने ध्यान से देखा और फिर अपने भीतर उठते सवालों को रोक न सका। मोइंग ने बहुत सहजता से उसे समझा दिया कि वह दूसरी बच्ची उसकी बहन है। बस इतना सुनते ही लियोन को सब याद आ गया। बगीचे में देखी गई वो दूसरी बच्ची, उसका गंभीर चेहरा और उसका अचानक नाराज हो जाना। अब सब कुछ साफ हो चुका था। लियोन कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी, हैरानी, उलझन और फिर धीरे धीरे गुस्सा। उसे महसूस हुआ कि ये सच्चाई उससे छिपाई गई थी और इसका मतलब साफ था, रोसवाइल्ड। उसने गहरी सांस ली और बिना समय गवाए महल के भीतर की ओर बढ़ गया। रोसवाइल्ड का स्टडी रूम हमेशा की तरह भव्य और शांत था। ऊंची खिड़कियों से छनती धूप कमरे को सुनहरे रंग में रंग रही थी। रोसवाइल्ड गंभीर मुद्रा में दस्तावेज देख रही थी और उसके पास एक छोटा लाल ड्रैगन चुपचाप बैठा हुआ था। लियोन ने दरवाजा खोला और सीधे अंदर घुस गया। उसका गुस्सा अब शब्दों में ढल चुका था। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। रोसवाइल्ड ने उसकी बातों पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो ये सब उसके लिए सामान्य हो। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, लियोन का गुस्सा धीरे धीरे एक अलग भावना में बदलने लगा, कृतज्ञता। उसने महसूस किया कि 2 बच्चों को जन्म देना, उन्हें संभालना और वो भी एक ड्रैगन क्वीन होने के भारी दायित्वों के बीच, ये आसान नहीं था। पहली बार उसने रोसवाइल्ड को सिर्फ एक सख्त रानी या खतरनाक ड्रैगन के रूप में नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में देखा। उसने मन ही मन ये तय कर लिया कि वो अपनी बड़ी बेटी से जरूर मिलेगा। वो उससे दूरी नहीं चाहता था। वो एक ऐसा पिता बनना चाहता था जो उसके जीवन में मौजूद रहे। और इसी फैसले के साथ वो किचन की ओर चला गया। उसका मानना था कि रिश्तों की शुरुआत दिल से होती है और दिल तक पहुंचने का रास्ता अक्सर खाने से होकर जाता है। लियोन ने पूरे मन से खाना बनाना शुरू किया। हर हरकत में उसका अनुभव झलक रहा था। धीमी आंच पर पकते सूप की खुशबू धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी। खिड़की के बाहर खड़ी नौकरानियां उसे देखकर हैरान थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी बीमारी से उभरा था, अपने परिवार के लिए खाना बना रहा था। शाम ढलते ढलते डाइनिंग हॉल तैयार हो चुका था। रोसवाइल्ड अपनी दोनों बेटियों के साथ अंदर आई। मोइंग हमेशा की तरह उत्साह से भरी हुई थी, जबकि बड़ी बेटी नू थोड़ी पीछे शांत और संयमित कदमों से चल रही थी। नू मोइंग जितनी ही छोटी दिखती थी, लेकिन उसके हाव भाव में एक अलग परिपक्वता थी। उसकी चाल, उसकी नजर, उसका आत्मसंयम, सब कुछ ये बताता था कि वो साधारण बच्ची नहीं है। जब उसने अपना परिचय दिया तो उसके शब्दों में गरिमा थी। वो केवल 1 साल की थी, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास और अनुशासन झलक रहा था। लियोन ने उसे ध्यान से देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि मोइंग और नू दोनों अलग अलग रास्तों पर पली है। एक ने स्नेह में बचपन जिया था और दूसरी ने जिम्मेदारियों के बीच। लियोन ने आगे बढ़कर बहुत शांति और सम्मान के साथ अपना परिचय दिया। उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक पिता का सच्चा अपनापन था। उस आलीशान डाइनिंग हॉल में मोमबत्तियों की नरम रोशनी के बीच एक नया रिश्ता आकार ले रहा था। एक ऐसा रिश्ता
जो देर से शुरू हुआ था लेकिन शायद अब हमेशा के लिए रहने वाला था। एक आलीशान और भव्य डाइनिंग हॉल में जहाँ दीवारों पर सुनहरी नक्काशी चमक रही थी और लंबी मेज पर शाही पकवान सजे थे, वहाँ का माहौल बाहर से जितना शांत लगता था, भीतर से उतना ही तनावपूर्ण था। ये जगह किसी के लिए स्वर्ग हो सकती थी, लेकिन लियोन के लिए ये किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। कहा जाता है कि परिवार के साथ बैठकर किया गया भोजन रिश्तों को जोड़ता है, लेकिन लियोन के लिए ये डिनर एक परीक्षा थी। मेज के एक छोर पर लियोन बैठा था, दूसरे छोर पर सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोसवाइल। उनके बीच बैठी थी उनकी दो बेटियां नू और मोएंग। दोनों बहनें देखने में लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर साफ झलकता था। नू गंभीर, संयमित और कठोर, मोएंग चुलबुली, मासूम और हंसमुख। लियोन ने साहस जुटाकर नू की ओर देखा। वो चाहता था कि ये डिनर किसी अच्छी शुरुआत की तरह हो। उसने नरमी से उससे पूछा कि क्या उसे खाना पसंद आया, लेकिन जवाब वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। नू की नीली आंखों में ठंडक थी। उसने बिना किसी झिझक के कहा कि खाना अच्छा नहीं है। उस एक वाक्य ने लियोन को भीतर तक झकझोर दिया। उसने कुछ पल के लिए कुछ कहा ही नहीं। वही रोसवाइल हल्की सी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। मोएंग ने अपनी माँ की ओर देखकर मासूमियत से पूछा कि वो इतनी खुश क्यों लग रही है। रोसवाइल ने जवाब दिया कि वो बस ये देखकर प्रसन्न है कि लियोन आखिरकार अपने परिवार के साथ बैठा है। लियोन ने भीतर ही भीतर सोचा, क्या ये सच में खुशी है या कोई और खेल। उसने बाहर से मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी मोएंग ने उत्साह से पूछा कि क्या उसके पिता अब हर दिन उनके साथ डिनर करेंगे। लियोन का दिल जरा सा डूब गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, नू ने अचानक साफ शब्दों में मना कर दिया। सभी चौंक गए। नू ने दृढ़ स्वर में कहा कि वो सेवन हीथ एकेडमी के यंग ड्रैगन डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहती है, वो जगह जहाँ कम उम्र के ड्रैगन को अनुशासन और युद्ध की शिक्षा दी जाती है। रोसवाइल ने पहली बार गंभीरता दिखाई। उसने पूछा कि इतनी कम उम्र में वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। नू ने जो कहा उसने लियोन की दुनिया हिला दी। उसने कहा कि वो और अधिक ड्रैगन स्लेयर्स को हराना चाहती है। उस पर लियोन को जोर से खांसी आ गई। विडंबना साफ थी। जिस इंसान ने अपना जीवन ड्रैगन स्लेयर के रूप में बिताया, उसकी अपनी बेटी उसी रास्ते पर चलना चाहती थी। लियोन ने वही तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका है। उसे साफ दिखने लगा था कि ये सब संयोग नहीं था। रोसवाइल जानबूझकर नू के शब्दों और सोच के जरिए उसे मानसिक दबाव में डाल रही थी। डिनर समाप्त हुआ। मोएंग खुशी खुशी इधर उधर उछलने लगी। तभी नू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गई। दोनों बहनें हॉल से निकल गई। अब वहाँ सिर्फ दो लोग रह गए थे, लियोन और रोसवाइल। हॉल में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लियोन कुर्सी से उठा और मेज की ओर इशारा किया। उसने शांत लेकिन अर्थपूर्ण स्वर में कहा कि प्लेटें अभी तक साफ नहीं हुई हैं। रोसवाइल ने उसे हैरानी से देखा और कहा कि ये काम नौकरों का है, लेकिन तभी लियोन के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने रोसवाइल की आंखों में सीधे देखते हुए उसे 2 साल पहले कही गई अपनी बात याद दिलाई कि एक उच्च प्रशिक्षित ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेले रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। रोसवाइल के चेहरे पर शिकन आ गई। उसके सीने पर उभरा ड्रैगन पैटर्न हल्के से चमकने लगा, उसकी शक्ति का प्रतीक। उसने पूछा कि लियोन आखिरकार करना क्या चाहता है, लेकिन इस बार लियोन की आवाज अलग थी, शांत, आत्मविश्वास से भरी। उसने बताया कि पहले वो थका हुआ था, कमजोर था और इसलिए रोसवाइल की शक्ति के प्रभाव में आ गया था, लेकिन अब मैंने ड्रैगन बुक से बहुत कुछ सीख लिया है। रोसवाइल ने इसे चुनौती समझा। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन लियोन पहले से तैयार था। एक सटीक नियंत्रित हरकत के साथ उसने रोसवाइल की चाल को रोका। एक ऐसा दबाव बिंदु, प्रेशर पॉइंट, जिसे वो अब समझ चुका था। ये कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि ज्ञान का इस्तेमाल था। अचानक रोसवाइल की शक्ति लड़खड़ा गई। वो पहली बार असंतुलित हुई। उसकी आंखों में हैरानी थी और अविश्वास। लियोन ने शांत स्वर में बताया कि ड्रैगन पैटर्न सिर्फ ताकत नहीं देता, बल्कि कुछ कमजोरियां भी पैदा करता है, और वो अब उन कमजोरियों को जान चुका था। वो उसके करीब झुका, लेकिन उसकी आवाज में कोई आक्रामकता नहीं थी, सिर्फ सच्चाई। उसने कहा कि ड्रैगन हमेशा दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन शायद पहली बार रोसवाइल ये समझ रही थी कि शक्ति हमेशा एकतरफा नहीं होती। उस पल सिल्वर ड्रैगन क्वीन की अकड़ टूट चुकी थी और लियोन की आंखों में अब हार नहीं थी। उस रात डाइनिंग हॉल में कोई तलवार नहीं चली, कोई जादू नहीं गरजा, लेकिन सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। रात का सन्नाटा महल के उस विशाल कक्ष में फैल चुका था। ऊंची छतों से लटकते भव्य झूमर अब बुझ चुके थे, लेकिन कमरे में फैली हवा अब भी भारी थी, जैसे किसी अनकहे युद्ध के बाद की शांति। ये शांति सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि किसी आने वाले तूफान की चेतावनी थी। चांदी जैसे बालों वाली ड्रैगन क्वीन रोसवाइल ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज थी, चेहरे पर झुंझलाहट, अपमान और क्रोध, तीनों भाव एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। वो जो सदियों से युद्धों में अपराजय रही थी, आज किसी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर एक असहज स्थिति में थी। उसके सामने खड़ा था लियोन, एक साधारण दिखने वाला इंसान, लेकिन भीतर से बेहद जिद्दी और अड़िग। उसकी आंखों में आज डर नहीं था, वहाँ थकान थी, गुस्सा था और सबसे ज्यादा संयम। छोड़ो,
रोसवाइल्ड ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब बहुत हो गया है। लियोन ने उसकी ओर देखा। ये वही रानी थी जिसने उसे सालों तक अपने नियंत्रण में रखा था, कभी शक्ति से, कभी डर से, तो कभी व्यंग्य से। आज पहली बार वो नियंत्रण डगमगाता दिख रहा था। बहुत हो गया है, लियोन ने भी दोहराया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी। कमरे के बाहर नौकरानियों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उन्हें लगता था कि ये कोई पारिवारिक क्षण है, शायद बहस, शायद सुलह। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस कमरे में सत्ता की दिशा बदल रही है। दृश्य बदलता है। तेज दर्द। लियोन की आंखें झटके से खुल गई। उसे लगा जैसे कोई हथौड़ा उसके चेहरे पर पड़ा हो। उफ, उसकी नन्ही बेटी का पैर उसके गाल पर टिका हुआ था। वो अभी मरा नहीं है। एक मासूम सी आवाज आई। लियोन ने कराहते हुए आंखें खोली। उसके सामने उसकी दोनों बेटियां थी, नू और मुएंग। एक गंभीर और चौकनी, दूसरी जिज्ञासु और खिलखिलाती हुई। मम्मी, नू ने आवाज लगाई। पापा फिर से जाग गए। कमरे के कोने में रोसवाइल्ड आईने के सामने खड़ी थी। वो शांति से अपनी पोशाक ठीक कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? उसने ठंडे स्वर में कहा कि कल रात क्या हुआ था। लियोन को सब याद आ गया। युद्ध नहीं, टकराव, शक्ति नहीं, हट, और फिर अंधेरा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं साधारण इंसान होता तो शायद अब तक जिंदा भी न होता। लेकिन जब उसने रोसवाइल्ड को ध्यान से देखा तो उसका ध्यान किसी और ओर चला गया। उसका आत्मविश्वास, उसकी गरिमा और वो शांत सुंदरता जो किसी भी आग उगलते ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक थी। पापा हिल क्यों नहीं रहे? मुएंग ने पूछा। वो मम्मी को देखकर सोच में पड़ गए हैं, नू ने गंभीरता से जवाब दिया। लियोन उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर मेज पर रखे एक फूलों वाले हेयर पिन पर पड़ी। वो उसे उठा लाया और बिना कुछ कहे रोसवाइल्ड के बालों में सजा दिया। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। ये तुम पर अच्छा लग रहा है, लियोन ने कहा। रोसवाइल्ड ने आईने में खुद को देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा नरम पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी, उसने कहा, कि तुम इतना ध्यान देते हो। लियोन मुस्कुराया। कभी कभी ध्यान देना लड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर उसकी जुबान फिसल गई। बिल्कुल गधे की तरह उसने हंसते हुए जोड़ दिया, अगले ही पल। क्या कहा? महल में लियोन की चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद वो फर्श पर बैठा सिर पकड़े हुए था। पापा, क्या आप ठीक है? मुएंग ने पूछा। हाँ बिल्कुल, लियोन ने कांपती मुस्कान के साथ कहा। रोसवाइल्ड ने फिर से अपनी रानी वाली मुद्रा अपना ली। आज उसने आदेश दिया, तुम बच्चों को लिखना सिखाओगे। ये दोनों बेटियां खुशी से उछल पड़ी। लियोन मन ही मन बुदबुदाया, एक और आदेश। मेरी अनुमति के बिना बच्चे उसे खींचते हुए स्टडी रूम की ओर ले गए। पीछे से रोसवाइल्ड की आवाज आई, और याद रखना, जब हम दूसरों के सामने हो तुम वही बनोगे जो मैंने तय किया है। लियोन रुका, पीछे मुड़कर देखा। समझ गया महारानी, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही रोसवाइल्ड मुड़ी, लियोन के चेहरे पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा चुप रहूंगा? रोसवाइल्ड, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और इस बार मैं चाल चलूंगा। उनके सामने कागज, स्याही और रंगीन कलमें बिखरी हुई थी। कमरे में बच्चों की हल्की फुल्की आवाजें और पन्नों के पलटने की सरसराहट गूंज रही थी। उनके बीच बैठा था लियोन, करसोड। वो एक कागज को हाथ में पकड़े बड़ी गंभीरता से उसे देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, मानो वो किसी युद्ध की रणनीति पढ़ रहा हो, न कि बच्चों की लिखावट। तभी नीली आंखों वाली छोटी बच्ची मुएंग ने बिना सिर उठाए कहा, ये उतना अच्छा नहीं है जितना मेरी माँ लिखती है। लियोन चौंका। उसने कागज से नजर हटाकर बच्ची की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी उभरी, फिर जैसे कोई भूली बिसरी बात याद आ गई हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बच्ची ने माथा सिकोड़ते हुए ऊपर देखा। डैड, अब क्या करने वाले हैं? लियोन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी माँ को कुछ देना भूल गया था, बस वही देने जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में लौटूंगा और देखूंगा कि तुम दोनों ने कितना काम किया है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, दोनों बच्चियां एक दूसरे की ओर मुड़ी। बड़ी बच्ची नू, जो उम्र से ज्यादा समझदार लगती थी, धीरे से बुदबुदाई, क्या ये सच में थोड़े बेवकूफ है? महल का बगीचा, एक नया खतरा। सिल्वर ड्रैगन कैसल के भव्य और बर्फीले द्वारों पर आज एक अलग ही हलचल थी। महल की शांति को भंग करते हुए लाल वस्त्रों में लिपटी एक तेजस्वी स्त्री वहां पहुंचती है, जिसकी राजसी गरिमा को देख पहरेदार सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन कबीले की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक रेड ड्रैगन क्वीन ईशा मिल्कवे थी। ईशा के कदम जैसे ही महल के भीतर पड़ते हैं, सफेद बालों वाली राजकुमारी रोसवाइल्ड खुशी से झूम उठती है। वो दौड़कर अपनी सहेली को गले लगा लेती है। पूरे 1 साल के लंबे अंतराल के बाद मिली ईशा रोसवाइल्ड के निखरते रूप को देख उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। बातों बातों में जब ईशा महल के राजा यानी रोसवाइल्ड के पति के बारे में पूछती है, तो रोसवाइल्ड की आंखों में एक अजीब सी झिझक तैर जाती है। वो अपनी नजरें चुराते हुए बहाना बनाती है कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है और वे आज मिल नहीं पाएंगे। ईशा के तेज दिमाग में तुरंत एक संदेह पैदा होता है कि यहाँ कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। ईशा अपनी शरारती मुस्कान के साथ रोसवाइल्ड को चिढ़ाने लगती है। वो कहती है कि ड्रैगन किंग्स के बीच
प्यार अक्सर कम और कबीले का फायदा ज्यादा देखा जाता है। लेकिन जिस रफ्तार से रॉसवाइस की शादी और बच्चा हुआ है, उससे लगता है कि उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। ये सुनकर रॉसवाइस का चेहरा शर्म से तमतमा उठता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि उसे अपने पति में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही वह उनकी तरफ आकर्षित है। ईशा उसकी इस जिद को देख मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सहेली भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है। महल की एक ऊंची खिड़की से ये पूरा नजारा दूरबीन की मदद से देखा जा रहा था। रॉसवाइस का पति, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, अपनी पत्नी की बहन के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देख प्रभावित होता है। वो अपनी दूरबीन नीचे रखता है और एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने ड्रैगन पैटर्न की शक्ति को आजमाने का फैसला करता है। इधर बगीचे की शांति में टहलते हुए ईशा गंभीर हो जाती है। वो रॉसवाइस को चेतावनी देती है कि ड्रैगन कबीले के हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वर्षों से गायब रहा रेड फ्लेम ड्रैगन किंग यानी कॉन्स्टेंटाइन फिर से सक्रिय हो गया है। कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुनते ही रॉसवाइस के भीतर एक अनजाना डर समा जाता है। वो हैरान होती है कि आखिर इतने समय बाद वो वापस क्यों आया है। ईशा का मानना है कि वो एक गर्म मिजाज इंसान है और शायद अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी बड़े मौके की तलाश में है। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक रॉसवाइस के सीने पर बना ड्रैगन पैटर्न बैंगनी रोशनी के साथ धड़कने लगता है। उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। रॉसवाइस की आंखों की पुतलियां एक ड्रैगन की तरह संकरी हो जाती है और वातावरण अचानक किसी अदृश्य शक्ति के दबाव से भारी हो जाता है। उस शांत बगीचे में सब कुछ बदलने वाला था। बगीचे में सन्नाटा तो था, लेकिन रॉसवाइस के भीतर एक तूफान उठ रहा था। ईशा मेल्कवे अपनी तीखी और अनुभवी नजरों से रॉसवाइस के पसीने से तरबतर चेहरे को पढ़ रही थी। उसने भांप लिया था कि रॉसवाइस कुछ छुपा रही है, लेकिन जब उसने टोकना चाहा तो रॉसवाइस ने हकलाते हुए खुद को सामान्य दिखाने की नाकाम कोशिश की। रॉसवाइस के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, लियोन। वो चिबी रूप में मुस्कुराता हुआ लियोन, जो रॉसवाइस के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं था। वो मन ही मन उस बदतमीज ड्रैगन स्लेयर को कोस रही थी, जिसने उसे इस बेबसी की हालत में ला खड़ा किया था। ईशा जाने की तैयारी करते हुए सीमा की सुरक्षा और शिन्नों के जरिए खबर भेजने की गंभीर बातें कर रही थी, लेकिन रॉसवाइस का ध्यान कहीं और ही था। उसके सीने पर बना ड्रैगन पैटर्न अब किसी दहकते कोयले की तरह चमक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो खुद पर से नियंत्रण खो देगी। रॉसवाइस की हालत देखकर ईशा से रहा नहीं गया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो गया है, क्या तुम वाकई ठीक हो? घबराहट में रॉसवाइस ने 20 मिनट में वापस आने का बहाना बनाया और वहाँ से सरपट दौड़ लगा दी। ईशा उसे जाते हुए देख एक अनुभवी और शरारती मुस्कान के साथ बड़बड़ाई, ड्रैगन पैटर्न, आजकल के बच्चे भी न किन चीजों से खेल रहे हैं। उधर महल के एक आलीशान कमरे में लियोन कास्मोड बड़े सुकून से धूप सेंक रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बता रही थी कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। वो बस इंतजार कर रहा था कि रॉसवाइस की सहन शक्ति कब जवाब देती है। तभी कमरे का दरवाजा किसी धमाके के साथ खुला और रॉसवाइस गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुई। उसने झपटकर लियोन का कॉलर पकड़ लिया। पल भर के लिए लियोन सक्काया, लेकिन फौरन ही उसने पासा पलट दिया। उसने एक बेहद मासूम और दुखी चेहरा बना लिया। लियोन की इस मासूमियत ने रॉसवाइस को और भी ज्यादा झेंपने पर मजबूर कर दिया। गुस्से और शर्म के मारे उसके सिर से जैसे भाप निकलने लगी। उसने लियोन को धक्का दिया और चिल्लाते हुए उसे बेशर्म और हारा हुआ कैदी कहने लगी। उसने चेतावनी दी कि वो अपनी गंदी सोच अपने पास ही रखे, वरना अगली बार अंजाम बुरा होगा। लियो ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, मैं तो डर ही गया। लेकिन जैसे ही रॉसवाइस वहाँ से निकली, लियोन की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका अपना दिल भी असामान्य रूप से तेज धड़क रहा है। वो खुद से सवाल करने लगा कि आखिर रॉसवाइस के बारे में सोचकर वो इतना विचलित क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ एक खेल था या कुछ और? महल के दूसरे कोने में इन सब ड्रामों से बेखबर लियोन और रॉसवाइस की दो नन्ही बेटियां अपनी पढ़ाई में जुटी थी। एक बच्ची मेहनत से लिख रही थी, जबकि दूसरी उबकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। रात की ठंडी और बर्फीली हवाओं के बीच ईशा मेल्कवे ने महल से विदा ली। हाथ हिलाते हुए उसने अपनी बहन को अपना ख्याल रखने की सलाह दी और अंधेरे आसमान में ओझल हो गई। पीछे छोड़ गई रहस्यों और अनकही भावनाओं से भरा सिल्वर ड्रैगन कैसल। लेकिन जैसे ही
विशाल लाल ड्रैगन आसमान के अंधेरे में ओझल हुआ। महल की शांति एक भारी तनाव में बदल गई। क्वीन अकेली खड़ी आसमान की ओर देख रही थी, जहाँ चांदनी में कई ड्रैगन उड़ रहे थे। अचानक उसके चारों ओर एक दहकती हुई लाल ऊर्जा ऑरा उठने लगी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर चढ़ता गुस्सा साफ बता रहा था कि वह किसी पुरानी बात को लेकर सुलग रही है। अपने दांत पीसते हुए वो बड़बड़ाई, वो बदतमीज ड्रैगन स्लेयर, शायद मैंने उसे अब तक ठीक से सबक नहीं सिखाया है। आज रात मैं उसे बताऊंगी कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उधर महल के भीतर एक शांत कमरे में वो ड्रैगन स्लेयर लियोन बेखबर होकर बैठा द स्टोरी ऑफ द यंग ड्रैगन पढ़ रहा था। अचानक उसे एक जोरदार छींक आई और पूरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई। उसे तुरंत शक हुआ कि जरूर वो ड्रैगन औरत उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही है। कमरे का माहौल बहुत सुकून भरा था। बिस्तर पर दो नन्ही जुड़वा बच्चियां गहरी नींद में सो रही थी। लियोन एक जिम्मेदार रखवाले की तरह उनके पास बैठा था और बड़े प्यार से उनका कंबल ठीक कर रहा था। बच्चों की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए कोमलता आ गई। बच्चों को सोता देख लियोन ने दबे पाव कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, एक धमक के साथ क्वीन का हाथ दरवाजे पर आ टिका। लियोन की घबराहट के मारे सांसें अटक गई। सामने क्वीन खड़ी थी, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इतनी रात को कहाँ जाने का इरादा है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। लियोन ने हकलाते हुए बस इतना पूछा कि क्या उसकी बहन चली गई, लेकिन क्वीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना कुछ कहे लियोन को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए अपने आलीशान शयन कक्ष बेडरूम की ओर ले गई। शाही वैभव से सजे उस कमरे में पहुंचकर क्वीन ने लियोन को गर्म पानी लाने का हुक्म दिया। जब लियोन उलझन में गर्म पानी का बड़ा बर्तन लेकर पहुंचा और पूछा कि इसका करना क्या है, तो क्वीन शान से सोफे पर बैठ गई। अपनी लंबी टांगे आगे फैलाते हुए और पूंछ लहराते हुए उसने हुक्म सुनाया, मैं दिन भर चलने की वजह से बहुत थक गई हूँ। अब एक अच्छे नौकर की तरह मेरे पैर धो। लियोन सन्न रह गया। क्या? वो चिल्लाया, लेकिन क्वीन का लहजा और भी सख्त हो गया। ज्यादा बकवास मत करो। आज की तुम्हारी गलतियों की यही सजा है। बेबसी और गुस्से के बीच झूलते हुए हार मानकर लियोन घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही उसने क्वीन के सैंडल उतारकर उसके नंगे पैर अपने हाथों में लिए, उसका स्वाभिमान उसे कचोटने लगा। वो मन ही मन खुद को धिक्कार रहा था। धिक्कार है मुझ पर। मैं एक महान ड्रैगन स्लेयर हूँ और यहाँ मुझे इस ड्रैगन औरत के पैर धोने वाला गुलाम बनना पड़ रहा है। पता नहीं इसने अपनी जिंदगी में इन पैरों से कितने ड्रैगन स्लेयर्स को रौंदा होगा। मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में कमरा किसी गहरे रहस्य की तरह लग रहा था। लियोन कैसमोड, जो कभी ड्रैगन का काल माना जाता था, आज उसी ड्रैगन क्वीन के चरणों में बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी मानो वो किसी युद्ध की रणनीति बना रहा हो। क्वीन उसे संदेह भरी नजरों से देख रही थी। उसके गालों पर हल्की लाली और आंखों में उलझन थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया? क्या ये सच में सेवा कर रहा है या इसके मन में कोई और शरारत चल रही है? उधर लियोन किसी उत्साही बच्चे की तरह लकड़ी की बाल्टी में पानी भर लाया। वह क्वीन के पैर धोने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसकी ये अति उत्तेजना किसी बड़े हादसे का संकेत थी। जैसे ही क्वीन ने अपने कोमल पैर बाल्टी में डाले, पानी से भाप उठने लगी। पानी जरूरत से ज्यादा गर्म था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। क्वीन की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। दर्द और गुस्से में उसने अपना पैर हवा में लहराया और सीधे लियोन के चेहरे पर एक करारी लात रसीद कर दी। क्या तुम मुझे उबाल कर मारना चाहते हो क्या? वो चिल्लाई। लियोन पीछे की ओर जा गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा और वो दर्द से कराह उठा। क्वीन अपना सफेद गाउन लहराते हुए खड़ी हो गई और जमीन पर पड़े लियोन को तिरस्कार से देखने लगी। लियोन ने जब ऊपर की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारती मुस्कान थी। ये देख क्वीन की आंखों में बिजली सी चमकी। उसने अपना नंगा पैर लियोन के सीने पर रख दिया और उसे जमीन पर दबाते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम एक ड्रैगन के पैरों तले कुचले जाना चाहते हो? लियोन का दम घुटने लगा। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। धत तेरे की, ये अपमानजनक एहसास इतना आरामदायक क्यों लग रहा है? क्या मेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्वीन को उसे बेबस देख मजा आने लगा और उसने दबाव और बढ़ा दिया। तभी अचानक पासा पलट गया। लियोन ने फुर्ती दिखाई और तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर क्वीन का टखना मजबूती से पकड़ लिया। क्वीन पूरी तरह हैरान रह गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लियोन ने अपनी सारी गरिमा ताक पर रखकर
उसके पैर पर काट लिया। क्वीन की चीख एक बार फिर रात के सन्नाटे को चीर गई। लियोन कैसमोड, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में पहुंची तो दोनों नन्ही जुड़वा बच्चियां सोकर उठीं। कमरे के बीचों बीच का नजारा देखकर वे दंग रह गई। उनके सामने ड्रैगन क्वीन खड़ी थी, जिसके एक पैर पर मोटी पट्टियां बंधी थी और वो शर्मिंदगी के मारे नजरें चुरा रही थी। बगल में लियोन खड़ा था, जिसके पूरे चेहरे पर पट्टियां लगी थी। जब बच्चियों ने हैरानी से पूछा कि ये सब क्या है, तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक मामूली हादसा था। लेकिन नन्ही बच्ची ने जब उन्हें अपनी जजमेंटल नजरों से देखा तो उसके मौन ने सब कुछ कह दिया। बड़े लोग वाकई बहुत अजीब और पागल होते हैं। महल के भीतर का तनाव अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि नन्ही मुएन की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। अपने माता पिता की चोटों और पट्टियों को देखकर उसने उत्साह से ताली बजाई। ओह, लगता है आप दोनों मुएन को बताए बिना कोई मजेदार गेम खेल रहे हैं। मुझे भी इसमें शामिल होना है। उसकी जुड़वा बहन बगल में खड़ी बस खामोशी से सिर पकड़ रही थी। उसे अंदाजा था कि मुएन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद सिल्वर ड्रैगन कैसल के खूबसूरत बगीचे में एक अजीब नजारा देखने को मिला। रंग बिरंगे फूलों और शांत फव्वारों के बीच लियोन और ड्रैगन क्वीन टहल रहे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी और शांति किसी युद्ध विराम जैसी लग रही थी। लियोन ने असहज होकर हाथ जेब में डाल रखे थे, जबकि क्वीन के चेहरे पर वही पुरानी राजसी बेरुखी थी। महल की खिड़कियों से नौकरानियां इस दृश्य का लुत्फ उठा रही थी। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, हमारी महारानी और राजकुमार डेट पर जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है ना। लेकिन दूसरी ने संदेह से सिर हिलाया, प्यारी तो है, पर उनके बीच तालमेल कहाँ है? वे तो एक दूसरे के करीब भी नहीं दिख रहे। नौकरानियों की बात सच थी। चलते हुए दोनों के दिमाग में ख्यालों का तूफान था। लियोन पुरानी बातों को याद कर रहा था कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। कुछ समय पहले उसे क्वीन की एक ऐसी शर्त माननी पड़ी थी जिसने उसे एक कैदी से एक मजबूर साथी बना दिया था। तभी एक पेड़ के पीछे से दो जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। मुएन जोश में भरकर बाहर निकलने को बेताब थी। मुएन उनकी मदद करने जा रही है। उसकी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको मुएन, उन्हें अकेला छोड़ दो। लेकिन मुएन कहाँ मानने वाली थी। वो तेजी से दौड़ती हुई सीधे उन दोनों के बीच जा पहुंची। मम्मी, पापा। उसकी आवाज सुनकर लियोन और क्वीन दोनों उछल पड़े। लियोन ने हैरान होकर पूछा, मुएन, तुम यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुएन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बिजली की फुर्ती से एक तरफ से लियोन का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से क्वीन की उंगली। फिर बड़े अधिकार के साथ उसने उन दोनों के हाथों को जबरदस्ती एक दूसरे में थमा दिया। क्वीन और लियोन दोनों का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। मुएन ने हंसते हुए ज्ञान बांटा, जब आप वॉक पर जाते हैं तो आपको हाथ पकड़कर चलना चाहिए। अपना नेक काम पूरा करके वो खुशी खुशी अपनी बहन की तरफ दौड़ गई, पीछे छोड़ गई पत्थर की मूरत बने उन दोनों को जो अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। लियोन मन ही मन सोच रहा था, इस छोटी सी बच्ची ने ये सब कहाँ से सीखा? मगर बगीचे के दूसरे कोने में मुएन की शामत आ गई थी। उसकी बहन गुस्से में उसके गाल खींच रही थी और मुएन रोते हुए माफी मांग रही थी। बूम, दीदी प्लीज छोड़ दो, मुएन से गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। उसकी बहन मन ही मन सोच रही थी कि इस बेवकूफ मुएन ने सारा रोमांटिक सस्पेंस ही खराब कर दिया। बगीचे की शांत हवाओं के बीच लियोन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुएन की जिद के आगे झुकते हुए उसने धीरे से क्वीन का हाथ थाम लिया। काले दस्ताने पहने लियोन के हाथ में जब क्वीन का कोमल हाथ आया तो दोनों के बीच की झिझक जैसे जम सी गई। पेड़ के पीछे से झांक रही मुएन की आंखों में अपनी सफलता की चमक थी। ड्रैगन क्वीन मन ही मन सोच रही थी कि आज लियोन कितना बदला हुआ है। पहले की बदतमीजी की जगह आज एक अजीब सी शालीनता थी। वही लियोन क्वीन के चेहरे पर आई हल्की सी घबराहट को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया के लिए खौफनाक ड्रैगन क्वीन हाथ पकड़ने जैसी छोटी सी बात पर इतनी असहज हो सकती है। उसे लगा कि शायद क्वीन की ये सख्त छवि सिर्फ एक ढाल है, क्योंकि उसे अपनों के करीब जाना कभी सिखाया ही नहीं गया। माहौल को हल्का करने के लिए लियोन ने एक संवेदनशील विषय छेड़ा। एक बात बताइए, उसने रुकते हुए कहा। मुएन और नोआ हमेशा आपके सामने आपको महारानी या माताजी क्यों कहते हैं? पापा के साथ मम्मी शब्द ज्यादा प्यारा लगता है। माताजी शब्द में एक दूरी है जो शायद आपको उन बच्चों से अलग रखती है। क्वीन के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने कभी इस अंतर पर गौर ही नहीं किया था। लियोन ने एक सच्ची मुस्कान के साथ उसे प्रोत्साहित किया। क्यों ना आप उन्हें
खुद को माँ कहने के लिए कहें, देखिएगा वे आपके और भी करीब आ जाएंगे। लियोन की इस बात ने क्वीन के दिल के किसी कोने को छू लिया। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया और अपनी घबराहट छुपाने के लिए वो तेज कदमों से लियोन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। समझ गई, मैं कोशिश करूंगी, उसने पीछे मुड़े बिना कहा। वे महल के एक पुराने और भव्य हिस्से की ओर पहुंचे, जहाँ एक विशाल रहस्यमयी दरवाजा था जिस पर कैसल वेओस लिखा था। क्वीन ने सुनहरी चाबी से ताला खोला और जैसे ही भारी दरवाजा हटा, अंदर से धूल और पुरानी यादों की एक महक उठी। लियोन की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर बेशकीमती सामान बिखरा पड़ा था। लियोन ने एक चमकता हुआ हरा ब्रेसलेट उठाया। वाह, ये तो लाखों का होगा। क्वीन की आवाज में एक कोमलता आई। वो मेरी दादी का दिया हुआ उपहार है। इस गोदाम में सिर्फ युद्ध की लूट नहीं, बल्कि मेरी सबसे कीमती यादें भी है। बातों के सिलसिले में क्वीन ने एक ऐसा सच बताया जिसने लियोन को स्तब्ध कर दिया। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। मेरी और मेरी बहन की परवरिश हमारी दादी ने ही की थी। लियोन की आंखों में सहानुभूति उमड़ आई। उसे पहली बार क्वीन और खुद में एक समानता दिखी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लियोन ने धीरे से कहा। मैं भी एक अनाथालय में पला बढ़ा और कभी अपने माता पिता से नहीं मिला। मुझे मेरे गुरु ने गोद लिया था। उस धूल भरे गोदाम में कीमती खजानों के बीच दो अजनबी रूहों ने एक दूसरे के अकेलेपन को पहचाना। इस एक खुलासे ने उनके बीच के कड़वे इतिहास को धुंधला कर दिया और एक नए अनकहे जुड़ाव की नींव रख दी। गोदाम के धूल भरे और शांत कोने में, जहां अभी कुछ पल पहले भावनाओं का एक पुल बन रहा था, अचानक हवा का रुख बदल गया। रोसवाइस के चेहरे पर जो कोमलता थी, वो एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान में तब्दील हो गई। उसने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को पल भर के लिए भुला देगा। लियोन हैरान होकर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक विशाल नक्काशीदार संदूक था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर गहरे नीले और सुनहरे रंग की चमक बिखेरता ब्लैक गोल्ड आर्मर रखा था। लियोन उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ये उसका पुराना साथी था, उसकी युद्धों की पहचान। पर जैसे ही लियोन का हाथ उस शीतल धातु को छुआ, एक नीली जादुई रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कवच पर एक प्राचीन ड्रैगन चिन्ह उभर आया। लियोन का दिल बैठ गया। एन्चांटेड ड्रैगन मार्क। वो मन ही मन चिल्लाया, धत, मेरे पुराने साथी, तुम भी इस ड्रैगन औरत के जाल में फंस गए। रोसवाइस अब उसके पीछे एक शिकारी की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं, बल्कि जीत का उन्माद था। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम जाल में फंस ही गए लियोन के पैरों के नीचे एक जादुई घेरा चमकने लगा, जो उसे लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ रहा था। रोसवाइस के सीने पर बना बैंगनी ड्रैगन पैटर्न भी चमकने लगा, जो सीधे लियोन के कवच की ऊर्जा से जुड़ गया था। तुमने ये क्या किया रोसवाइस? लियोन ने गुस्से और दर्द में करहाते हुए पूछा। रोसवाइस ने झुककर उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। मैंने तुम्हारे कवच पर एक ऐसा ड्रैगन पैटर्न जोड़ा था जो तुम्हारी चौकसी कम होते ही सक्रिय हो जाता, उसने विजयी अंदाज में कहा। लियोन के माथे पर पसीना था और वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि लियोन कुछ संभल पाता, रोसवाइस ने उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। लियोन अपना संतुलन खो बैठा और सीधे बिस्तर पर जा गिरा। रोसवाइस पूरी तरह उस पर हावी हो गई। माहौल में अब एक अजीब सा तनाव और उत्तेजना थी। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मेरे मन में कड़वाहट खत्म हो गई है? उसने लियोन के कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसके रेशमी बाल लियोन के चेहरे को छू रहे थे। लियोन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो बेबसी में चिल्लाया, छोड़ो मुझे, ये धोखा है। लेकिन रोसवाइस अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने लियोन की बेबसी का आनंद लेते हुए अंतिम वार किया। मैं बस इसी ताक में थी कि कब तुम अपना बचाव छोड़ो। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरे प्यारे ड्रैगन स्लेयर। गोदाम के उस ड्रामे के बाद लियोन का पारा 7वें आसमान पर था। उसने अपने हाथ सीने पर कस लिए और चिबी रूप में चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ। तुम फिर से अपनी चालें चल रही हो, पर अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला। लेकिन रोसवाइस हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी सफेद रेशमी जुल्फों को बड़े सलीके से पीछे झटका और एक ऐसी रहस्यमयी और कातिल मुस्कान दी कि लियोन का सारा
गुस्सा हवा होने लगा। जब लियोन ने पीछे मुड़कर देखा तो रोसवाइस को अपने इतना करीब पाकर उसके पसीने छूट गए। रोसवाइस ने धीरे से अपने हाथ होठों पर रखे और लियोन की आंखों में सीधे झांकते हुए वार किया। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। तुम काफी कमजोर पड़ गए हो। लियोन के लिए ये किसी परमाणु बम के फटने जैसा था। उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया और बैकग्राउंड में पूरी आकाशगंगा घूमने लगी। उसे लगा जैसे उसकी मर्दानगी और शक्ति पर सबसे बड़ी चोट की गई हो। पूरी रात उसके कानों में रोसवाइस की आवाज गूंजती रही, लियोन तुम अब पहले जैसे फिट नहीं रहे, अब तुम में वो बात नहीं रही। इस एक जुमले ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सिल्वर ड्रैगन कैसल पर पड़ी तो लियोन ने भारी मन से अपना दरवाजा खोला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो रात भर खुद को साबित करने के ख्यालों में जलता रहा है। सामने रोसवाइस खड़ी थी, बिल्कुल तरोताजा और शाही अंदाज में। उसके साथ छोटी नोआ थी जिसने अपने हाथों में एक भारी भरकम किताब उठा रखी थी। सुप्रभात, रोसवाइस ने चहकते हुए कहा। फिर लियोन के थके चेहरे को देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ मजा लिया। ओह, लगता है कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बात है? लियोन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ये सब तुम्हारी वजह से है। जो तुमने कल रात कहा था उसी ने मुझे सोने नहीं दिया। रोसवाइस ने बड़ी मासूमियत से पल्ला झाड़ लिया। सच में? मुझे तो कुछ याद नहीं। छोटी नोआ इन दोनों की नौटंकी को बड़ी बोरियत से देख रही थी। रोसवाइस ने मुद्दे पर आते हुए कहा, सेंट हीथ एकेडमी की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है। आज से तुम नोआ को ड्रैगन ज्ञान सिखाओगे। फिर वो लियोन के कान के पास झुकी और जहरीली चाशनी जैसी आवाज में फुसफुसाई, आखिरकार फिलहाल तुम अपनी काबिलियत सिर्फ इसी क्षेत्र में साबित कर सकते हो। लियोन का गुस्सा फूट पड़ा। उसके चारों ओर गुस्से की लपटें उठने लगी। लानत है, कल बस मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हो गया हूँ। उसने जोश में आकर रोसवाइस को चुनौती दी। ठीक है, मैं इसे पढ़ाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी तुमसे बराबर का कुछ चाहिए। मैं ये सौदा तभी करूंगा। रोसवाइस ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। उसे लियोन का ये जलता हुआ जज्बा पसंद आ रहा था। वो मन ही मन बोली, चलो कम से कम इसमें लड़ने की आग तो वापस आई। रोसवाइस के जाने के बाद कमरे में पसरा सन्नाटा लियोन के गुस्से को और भी हवा दे रहा था। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। रोसवाइस ने उसकी सेहत और शक्ति पर जो वार किया था वो किसी जहरीले तीर की तरह उसके आत्मसम्मान में चुभ गया था। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, ये औरत खुद को समझती क्या है? हर बार मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ लेती है। तभी रोसवाइस एक विजयी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकलने लगी। दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी चुटकी ली। अच्छे से पढ़ाई करना प्रिय, ज्यादा थक मत जाना, आखिर तुम्हारी सेहत का सवाल है। ये सुनते ही लियोन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिबी रूप में हवा में हाथ पैर मारते हुए चिल्लाया, ए ड्रैगन औरत, तू बस एक बार रुक, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जब रोसवाइस की खिलखिलाहट गलियारे में दूर हो गई तो लियोन ने खुद को शांत किया। उसने गहरी सांस ली और अपने सामने खड़ी नन्ही नोआ की ओर मुड़ा। लियोन ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, देखो, जो भी तमाशा अभी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। क्या तुम तैयार हो? लेकिन जैसे ही लियोन ने नोआ के चेहरे की ओर देखा, उसकी गंभीरता अचानक गायब हो गई। नोआ की नीली आंखों में एक ऐसी चमक और दृढ़ निश्चय था जो एक छोटी बच्ची के लिए बिल्कुल असामान्य था। उसने अपने नन्हे हाथों में ड्रैगन एनसाइक्लोपीडिया जैसी भारी और जटिल किताब को इतनी मजबूती से थाम रखा था जैसे वह उसकी सबसे बड़ी जादुई ढाल हो। लियोन हक्का बक्का रह गया। वो झुककर उसके पास आया और हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में इस भारी भरकम किताब को पढ़ना चाहती हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इसमें कितनी मुश्किल चीजें लिखी हैं? नोआ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी शांत और गहरी नजरों से उसे देखती रही। उसकी उस खामोश लगन को देखकर लियोन का पत्थर जैसा दिल पल भर में पिघल गया। उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से कहा, ठीक है, अगर तुम सच में सीखना चाहती हो तो मुझे तुम्हें पढ़ाने में बहुत खुशी होगी। नोआ, जो अब तक लियोन को सिर्फ एक चिड़चिड़े कैदी के रूप में देख रही थी, उसकी इस अचानक बदली हुई कोमल आवाज को सुनकर दंग रह गई। लियोन की वो सच्ची मुस्कान देख उसके नन्हे गालों पर गुलाबी लाली छा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। शर्म और घबराहट में नोआ ने किताब को अपने सीने से
और कसकर चिपका लिया और तेजी से आगे दौड़ पड़ी। हम पढ़ाई कब शुरू कर सकते हैं? उसने भागते हुए पूछा। लियोन घबराकर उसके पीछे लपका। अरे नोआ, रुको, इतनी भारी किताब लेकर मत दौड़ो, गिर जाओगी।